हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा बोहर का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से कैसे श्रेष्ठ है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, हमें रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पता है कि उसमें कहा जा रहा है कि जो परमाणु का धनावेश होता है और जो उसका अधिकतम द्रव्यमान होता है उसके केंद्र में संचित होता है, संकेंद्रित होता है बहुत कम आयतन में, जिसे हम नाभिक कहते हैं। और जो ऋणावेश इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है, वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चों, वो बाकी के खोखले गोले में जो है बच्चों परमाणु में नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर गति करते हैं। इस प्रकार से बच्चों हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। तो यहाँ पर हम बच्चों देख लेते हैं कि जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, इसमें कौन सी कमियां रह गई थी बच्चों, और ये किसमें क्या सी कमी रह गई थी। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां अगर हम देखें बच्चों, तो इसकी मुख्यतः दो कमियां थी इस मॉडल की। तो पहली कमी क्या थी बच्चों, पहली कमी ये थी कि ये परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पा रहा था बच्चों, कि परमाणु किस प्रकार से अस्थायी है, अस्थायित्व की व्याख्या। तो बच्चों चलिए देख लेते हैं इसमें समस्या क्या थी बच्चों। तो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या इस प्रकार से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ये जैसे रदरफोर्ड ने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर एक वृत्तीय पथ पथ में बच्चों इस प्रकार से गति करता है, इस प्रकार से वृत्तीय पथ पर। तो बच्चों वृत्तीय पथ पर गति करने पर हमें पता है कि उसमें अभिकेंद्र त्वरण होगा। और मैक्सवेल के वैद्युत गतिकी के अनुसार कि कोई त्वरित आवेश जो होता है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन भी बच्चों इसमें भी त्वरण है, तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा बच्चों। जब ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा लगातार, तो फिर लगातार बच्चों इसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्या होगी, कम होती जाएगी बच्चों। तो जब कम होती जाएगी लगातार, तो अंत में क्या होगा बच्चों, ये जाके नाभिक में गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से कुंडलिनी पथ पर चलते चलते अंत में नाभिक में गिर जाएगा और ये परमाणु हमारा नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। दूसरा बच्चों क्या कमी है इसकी, तो ये बच्चों रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया, कि जो परमाणु से उत्सर्जित स्पेक्ट्रम होता है वो रेखीय क्यों होता है बच्चों। तो अगर हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के हिसाब से देखें बच्चों, तो इसमें इलेक्ट्रॉन के वृत्तीय पथ की त्रिज्या लगातार परिवर्तित होती रहती है बच्चों, लगातार या फिर कह घटती रहती है। इस प्रकार से इसकी घूर्णन आवृत्ति भी लगातार परिवर्तित होती रहती है बच्चों। तो जो इसकी घूर्णन आवृत्ति होगी उसी आवृत्ति की यह विकिरण उत्सर्जित करेगा बच्चों बाहर उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो परमाणु द्वारा जो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम है बच्चों, वो सतत होना चाहिए, यानी सभी संभव जो संभव घूर्णन आवृत्ति की सभी संभव बच्चों घूर्णन आवृत्ति में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो सभी संभव आवृत्तियों की विकिरण हमें प्राप्त होगा स्पेक्ट्रम में। इस प्रकार से हमें सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होना चाहिए, किंतु वास्तव में जब प्रयोगों द्वारा देखा गया तो परमाणु का स्पेक्ट्रम जो है वो सतत ना होकर के इस प्रकार से रेखीय स्पेक्ट्रम है, यानी उसमें कुछ निश्चित आवृत्ति के ही विकिरण हमें प्राप्त होते हैं बच्चों स्पेक्ट्रम में, इस प्रकार से। तो इस चीज की व्याख्या रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल द्वारा नहीं की जा सकी। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि बोहर का परमाणु मॉडल जो है वो किस प्रकार से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से श्रेष्ठ है। तो बच्चों बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बाद जो है रदरफोर्ड मॉडल में जो कमियां रह गई थी, इन दो कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने क्लासिकी कुछ सिद्धांत और जो उस समय क्वांटम क्वांटम भौतिकी जो विकसित हो रही थी बच्चों, उसके कुछ सिद्धांतों का प्रयोग करके एक परमाणु मॉडल दिया जिसे हम बोहर का परमाणु मॉडल कहते हैं बच्चों, और जिसके द्वारा इन्होंने रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने का प्रयास किया। तो बच्चों रदरफोर्ड मॉडल की जो पहली कमी थी परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या, तो ये रदरफोर्ड ने बोहर ने कैसे दूर किया बच्चों, तो बोहर ने बताया, तो बोहर ने मुख्यतः तीन परिकल्पनाएं दी थी बच्चों। तो बोहर की प्रथम परिकल्पना के अनुसार जो है बच्चों, या फिर प्रथम अभिग्रहित कर लें, इसके अनुसार जो है बच्चों इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित त्रिज्या की कक्षाओं में ही वृत्तीय पर गत करता है बच्चों, को निश्चित त्रिज्या की वृत्तीय कक्षाओं में गति करता है, अर्थात बच्चों सभी त्रिज्याओं की वृत्तीय कक्षाओं में गति नहीं करता है, कक्षाओं में गति करता है। और बच्चों बोहर ने इन इन कक्षाओं को जो है अस्थाई कक्षा कहा, गति करता है इन कक्षाओं को
अस्थाई कक्षाएं कहते हैं। और बच्चों बोहर ने बताया कि जो अस्थाई कक्षाएं होती हैं, अस्थाई कक्षाओं में गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, अस्थाई कक्षाएं कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि अस्थाई कक्षाओं में गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, ऊर्जा का सतत रूप से उत्सर्जन नहीं करता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा जो परमाणु है अस्थाई रहता है, या फिर बच्चों इसको हम कह सकते हैं इस प्रकार परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या होती है, जो कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल द्वारा नहीं की जा सकी, नहीं की जा सकी। तो बच्चों यहाँ पर हम वो देख लेते हैं कि बोहर की दूसरी परिकल्पना के अनुसार क्या था। परिकल्पना के अनुसार बच्चों अस्थाई कक्षा में गति करता जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो कोणीय संवेग होता है यानी mvr वो h भागे 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, यानी इसे हम nh भागे 2 पाई कह सकते हैं बच्चों इस प्रकार से, जहां n का मान 1 2 3 इस प्रकार से पूर्णांक होते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं त्रिज्या की कक्षाओं में गति करता है जहां पर उसका कोणीय संवेग h भागे 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। उसके बाद बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पर बच्चों बोहर की तीसरी परिकल्पना के अनुसार क्या था, बोहर की तृतीय परिकल्पना या फिर अवग्रहित कर ले बच्चों, परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन या फिर ये कह लें अस्थाई कक्षा में वृत्तीय पथ पर गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन तभी ऊर्जा का उत्सर्जन करता है जब उत्सर्जन करता है जब बच्चों यह उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में संक्रमण करता है, निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में संक्रमण करता है तब। तो बच्चों जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा की कक्षा से निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में संक्रमण करता है बच्चों इस प्रकार से, ये नाभिक है हमारा, नाभिक के चारों ओर इस प्रकार से बच्चों कक्षाएं हैं हमारी वृत्तीय पथ की अस्थाई कक्षाएं। तो बच्चों जब किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन संक्रमण करता है बच्चों इस प्रकार से, इसे हम EI मान लेते हैं, इसे EF मान लेते हैं। तो बच्चों यह एक फोटॉन उत्सर्जित करता है जिसकी ऊर्जा कितनी होती है बच्चों इस प्रकार से, ये हमारा फोटॉन उत्सर्जित होता है तो जिसकी ऊर्जा प्लांक नियतांक h गुणे न्यू आवृत h न्यू होती फोटॉन की ऊर्जा बच्चों। और ये जो है बच्चों दोनों कक्षाओं में जो ऊर्जा का अंतर है बच्चों उसके बराबर होता है इस प्रकार से। इसी प्रकार से बच्चों किसी निम्न ऊर्जा से बच्चों जब इलेक्ट्रॉन जो है फोटॉन को अवशोषित करता है तो ये उस प्रकार से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, तो ये अवशोषित फोटॉन की ऊर्जा हो गई। और इस अवशोषित फोटॉन की ऊर्जा जो होती है इन दोनों ऊर्जा की कक्षाओं में, इन दोनों कक्षाओं में बच्चों जो ऊर्जा का अंतर है उसके बराबर होता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर देखें तो बच्चों यहाँ पर जो निश्चित कक्षाओं के बीच में जब संक्रमण होता है बच्चों तो कुछ निश्चित आवृत्ति की ही हमें विकिरण प्राप्त होते हैं बच्चों, न्यू का मान कुछ निश्चित होता है, यहाँ पर देख लेते हैं EI माइनस EF भागे H इस प्रकार से। अतः बच्चों हमें यहाँ पर सभी आवृत्तियों के विकिरण नहीं प्राप्त होते स्पेक्ट्रम में, यहाँ पर कुछ निश्चित आवृत्ति के ही स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं बच्चों, विकिरण प्राप्त होते हैं स्पेक्ट्रम में। अतः बच्चों ये बोहर मॉडल के द्वारा जो है रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या होती है कि हमें उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जो है रेखीय क्यों प्राप्त होता है, सतत क्यों नहीं प्राप्त होता है, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या होती है। जो कि रदरफोर्ड
मॉडल द्वारा नहीं। तो बच्चों रदरफोर्ड मॉडल द्वारा रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकी। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा बोहर का परमाणु मॉडल श्रेष्ठ है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।